नाज़रीन, चाइना इस वक्त असर्ट कर रहा है अपने ग्लोबल रोल को। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चाइना ने ग्लोबल इश्यूज के हवाले से अपनी सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जारी की हैं। सोमालिया से लेकर जो है वो लैटिन अमेरिका और वहां से पैसिफिक तक सारे जो इश्यूज जारी हैं उसमें अपनी स्टेटमेंट जारी की हैं। यानी यहां पर हम ये चाहते हैं, यहां पर ये होना चाहिए। तो ये उसका ग्लोबल रोल है जिसको वो असर्ट कर रहा है और पहली बार ये ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है उसमें चाइना यानी 4 कदम आगे बढ़कर जब वो आया है। अमूमी तौर पर ये चीज आपको अमेरिका से देखने को मिलती है कि उस मुल्क में ये होना चाहिए, उसमें मुल्क में ये होना चाहिए। यहां पर चाइना अमेरिका की तरफ कोई डिक्टेशन नहीं दे रहा, यानी जो डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज हो रही हैं वो उसके खिलाफ, यानी जैसे इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है तो उस पर चाइना ने एक स्टैंड ले लिया है। तो ग्लोबल इश्यूज के ऊपर वो अपनी पोजीशन जब वाजे कर रहा है। अच्छा, उधर जो है वो इजराइल और उसके इत्तेहादी जो है वो कुछ ओआईसी ममालिक को पूरी कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने की और वहां पर एक खाना जंगी छेड़ने की। इस वक्त मोसाद जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है ईरान के अंदर शाम जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए या अरब स्प्रिंग टाइप जैसी कोई चीज करने के लिए कि लोग जो सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ और आजादी और मतलब काइंड ऑफ जो बड़ी खुशहाली आ जाएगी, जमहूरियत जो लिबिया में हुआ, ठीक है, सेम लिबियन फार्मूला, सेम शाम का फार्मूला कि उठ खड़े हो जाओ और जमहूरियत ले और फलाना फलाना करके। हालांकि ईरान में एक इन सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक से जो इनके इत्तेहादी हैं उससे कहीं ज्यादा जमहूरियत जो है वो ईरान के अंदर है। और ईरान जो है वो अभी ताजा इलेक्शंस वहां पर हुए हैं जिसमें हलफ बर्दारी के दिन इजराइल ने जब वो वहां पर रेजिस्टेंस के लीडर को जब इस्माइल हानी को निशाना बनाया। तो ये यानी वो यहां पर ईरान में डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज पूरी तरह से वो एक्टिव है और कुछ और मुल्कों में भी हो रहा है। खाना जंगी की तरफ उनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूक्रेन की वॉर जब बड़ी बिगड़ गई है, अब वहां पर एक वाकया ये पेश आया है कि यूक्रेन ने प्यूटन के घर पर अटैक किया है। बहुत बड़ी तादाद 100 के करीब ड्रोन्स है वो उन्होंने प्यूटन के घर की तरफ भेजे हैं और ये हमला रशिया ने नाकाम बना दिया है। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि इसका बड़ा सख्त जवाब जब हम देने जा रहे हैं और हमारी जो पोजीशन है नेगोशिएशन में वो भी इस हमले के बाद अब बदलने जा रही है। अब हम जरा किसी और तरीके से डील करेंगे यूक्रेन को। और ये खबर आ रही है कि रशिया पहली बार यूक्रेन की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक करने जा रहा है। इससे पहले आप देखिए, अब क्या रशिया अगर ज़ेलेंस्की को निशाना बनाना चाहे तो क्या वो नहीं बना सकता है? कहां पर वो बैठता है सबको पता है। तो रशिया इस रास्ते के ऊपर नहीं गया है, तो रशिया ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया है। तो अब वो चूंकि इन्होंने प्यूटन को हिट करने की जब वो कोशिश की है तो अब रशिया जब वो इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाने जा रहा है, ये जंग जब वो किसी और डायरेक्शन में अब निकल पड़ी है और ये होगा इस तरह के मजीद वाकयात। तो आप जरा डेंजरस बात देखिए कि प्यूटन को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो इसका नतीजा क्या निकलना था? रशिया ने अपनी फौजी यूक्रेन से निकाल लेना थी। इसका नतीजा एक आलमी जंग की सूरत में निकलना था। पहली आलमी जंग भी एक असैसिनेशन की वजह से शुरू हुई थी, तो इसका नतीजा एक आलमी जंग। तो जब यूक्रेन के बारे में यूरोपियंस कहते हैं कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, फिर उसको मुसलसल लड़वाने का मकसद क्या है? तो कुछ ताकतें जो मिडिल ईस्ट को भी डिस्टेबलाइज कर रही हैं और ये सारा यहां पर वो जंगें छेड़ कर बैठी हैं, ये वही ताकतें हैं जो यूक्रेन की जंग को भी जारी रखना चाहती हैं। जर्मनी में बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जर्मनी जो है उसने कंस्क्रिप्शन लॉ उसकी तरफ वो बढ़ गया है। अब हर जर्मनी का शहरी जो है वो फौज में भर्ती होगा, यानी उसकी ट्रेनिंग हासिल करेगा। ये जर्मनी के अंदर आफ्टर डेकेड्स ये बहुत बड़ा इकदाम है। वो लाखों की फौज जो है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये शिफ्ट है, बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। यानी यूक्रेन की जंग के असरात अब इस तरह से यूरोप पर आ रहे हैं। अब जर्मनी के लोग को फौज में जाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसके मुताबिक गुजार रहे हैं, लेकिन उनको फौज में अब जाना होगा। तो ये है यूक्रेन की जंग के असरात। और जो यहाँ मिडिल ईस्ट में जो जंगें हैं और जो फलस्तीन में वायलेंस हो रहा है उसके असरात भी ज़ाहिर है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है ना, और मिलिटरीली वो अब यहां पर हमें अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। सोमालिया से यमन, यमन से ईरान और शाम, इन मुल्कों को एक्टिवली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सोमालिया में खाना जंगी छेड़ने की कोशिश की जा रही है, यमन को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, शाम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है जो ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, उसको एक फुल फ्लैज अंदरूनी क्योस और एक ऐसी सूरत के सीरिया के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, 4-5 ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ एरिया लेकर बैठे हों और ईरान में वो एक्टिवली इस वक्त जब वो कोशिश कर रहे हैं। मुसाद इनकरेजिंग इरानियंस टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मुसाद इस वक्त बाकायदा ये कैंपेन कर रही है
اور مختلف چینلز کے تھرو مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے اور ایرانیز کو کہہ رہی ہے کہ باہر سڑکوں پر نکلو اور پروٹیسٹ کرو. اور اب یہ دیکھیے موساد کہہ رہی ہے کہ لیٹس کم آؤٹ ٹو دا اسٹریٹس ٹوگیدر, سڑکوں پر اکٹھے نکل آؤ, دا ٹائم ہیز کم, وقت آ گیا ہے, وی آر ود یو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ناٹ جسٹ وربلی لیکن ہم آن فیلڈ بھی تمہارے ساتھ ہیں, وقت آ گیا ہے, آزادی کا وقت آ گیا ہے. تو یہ آزادی جب لیبیا والوں نے دیکھ لی ہے, ٹھیک ہے نا, لیبیا میں بھی یہ جمہوریت ہی لے کر آئے تھے اور آزادی ان کو دی تھی, شام والوں کی بھی اور عراق والوں کو بھی جمہوریت, افغانستان والوں کو بھی. تو یہ اولڈ پلے بک جو ہے وہ ایران میں بڑی, ایران یعنی کہ نشانے کے اوپر ہے. ایران کے صدر نے کہا کہ ہم فل فلیج وار میں اسرائیل سے. تو جنگ صرف میزائل مارنے کی نہیں ہوتی, ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کی ایکٹیولی جو کیمپین ہے, جو کوشش ہے وہ جاری ہے, ہر لحاظ سے ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھیں نا یہ بڑا مشکل ٹائم ہے اور ایران نے بہت قربانیاں آلریڈی دی ہیں. بڑا مشکل تھا اس طرح سے سٹینڈ کرنا اور اسرائیل اور اس کے ویسٹرن اتحادیوں سے لڑنا, اور اس وقت بھی بہت مطلب مشکل ہے جس بڑی قربانیوں کے ساتھ ایران کھڑا ہے. تو یہ بات کنفرم ہو رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ یمن, جو صدرن یمن ہے, اس کو ریکگنائز کرنے کا سوچ رہا ہے. ابھی تک صدرن یمن نے اپنے آپ کو سیپریٹ کنٹری ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن ان سے پہلے اسرائیل ان کو ریکگنائز کرنے کی سوچ رہا ہے. آفٹر سومالی لینڈ ریکگنیشن اسرائیل آئز ساؤتھ یمن, یو ای بیکڈ جو گروپس ہیں جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, تو اسرائیل جب ان کو ریکگنائز کر سکتا ہے. اب یہ بات مزید کنفرمیشن کے ساتھ جب وہ آ رہی ہے, تو اب سعودی عربیہ, قطر, مصر, ترکی, جارڈن جو اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روک رہا تھا, جو اسرائیل کو انٹیلیجنس دے رہا تھا, جو اسرائیل کو اکنامک ایکٹیویٹی اس کی جاری تھی, اور مصر جس نے ابھی ایک گیس ڈیل کی ہے, وہ یمن کو بھی ریکگنائز کرنے کی سوچ رہے ہیں. یہ یعنی سیریا جو کوشش کر رہا ہے ادھر وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, یمن کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو کیا یہ وہ پیس کے لیے کر رہے ہیں؟ سعودی بارڈرز کے اوپر یہ اقدام اٹھانا, سعودی عربیہ کی سیکورٹی کو ڈائریکٹلی تھریٹ کرنا, اور ریڈ سی کی سیکورٹی کو ڈائریکٹلی جب تھریٹ کرنا. اور مصر آپ دیکھیے, نیچے سوڈان, ادھر لیبیا, نیچے صومالیہ, اس ایک طرف غزہ. مصر تو ہر طرف سے جنگوں سے گھرا ہوا ہے, سارے ملک ہی ڈیسٹیبلائز ہو گئے. تو یہ ایک ایسی مسٹیک ہوئی ہے 2 سالوں کے اندر, جو مسلسل خاموشی رکھی گئی ہے جس بھی وجہ سے. مطلب یہ سوچ کیا تھی کہ یہ وائلنس صرف مطلب اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو, اس کے بعد جب ہم بھائی بھائی بن کر رہ لیں گے, اور اسرائیل جب سائنس اور ٹیکنالوجی دے گا ہمیں, اور بس یہ ایک دفعہ معاملہ ختم ہو جائے, اس کے بعد نارمل. مطلب کیا سوچ کیا تھی, پالیسی کیا تھی؟ مطلب بہت سارے مڈل ایسٹ میں ایکسپرٹس, بہت سارے ممالک, ایران یہ کہہ رہا تھا, حزب اللہ یہ کہہ رہی تھی, حماس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ پورے, انصار اللہ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں. اس کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب مجھے بتائیں کہ اب یہ کیا کریں گے؟ اسرائیل تو یمن کو بھی, صدرن یمن کو بھی الگ ملک ریکگنائز کرنے جا رہا ہے, اب کیا کریں گے؟ تو اسرائیل اپنے الٹیمیٹ مقاصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ فی الحال اس کو سائڈ کے اوپر رکھیں. یہ کیا کریں گے پہلے تو اس کو دیکھیں نا. ان کو تو اب فوری طور پر کوئی اقدام اٹھانا ہوں گے, اور یونائٹڈ نیشن میں جانے سے اور یورپینز کو کہنے سے اور امریکہ کو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال اب یہ دیکھیں نا, مڈل ایسٹ بڑے کریٹیکل موڈ کے اوپر آ گیا, کیونکہ بہت سارے ملکوں میں خانہ جنگی کی کوشش کی جا رہی ہے. صومالیہ میں کی جا رہی ہے, یمن میں, اور ایران کے اندر, اور شام کے اندر, اور لیبنن کے اندر. لیبنن میں بھی تو خانہ جنگی کی کوشش ہے. حزب اللہ کو اور لیبنیز آرمی کو لڑوانے کی کیا کوشش نہیں کی جا رہی. تو اب صومالی لینڈ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ صومالیہ کے ایک سینیٹر ہے, اس نے ریزائن کر دیا, کہتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ صومالیہ جو ہے وہ صومالی لینڈ کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں, صومالی لینڈ کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, تو میں صومالی لینڈ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ریزائن کر رہا ہوں. یعنی یہ کیمپین وہ اس طرح سے لوگوں کو فنڈ کر کے اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, صومالی لینڈ کے اوپر صومالی ظلم کر رہا ہے. تو یہ بڑی براڈر اسٹریٹجی کے ساتھ اسرائیل نے یہ اقدام جب اٹھایا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ نتنیاہو ایک دن سو کر اٹھا اور اس نے صبح جو ہے وہ صومالی لینڈ کو ریکگنائز کر لیا. پیچھے بہت ساری ایک ادھر دیکھنا اسرائیلی لابی بھی شروع ہو گئی ہے امریکہ کے اندر کہ ہمیں بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. تو یہ سارا ایک پلاننگ کے ساتھ ہے کہ یہ تیار ہیں اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. ریجنل کنٹریز کے لیے ڈینجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایران تو اپنی لڑائی لڑ رہا ہے اور وہ لڑے گا, حزب اللہ لڑے گی, باقی ریزسٹنس جب وہ اپنی لڑائی لڑیں گے. انصار اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارا ملٹری ٹارگٹ ہوگا یہ. لیکن اب یہ کیا جواب دیں گے 2 سال کی خاموشی کا, اور اب اس کو یہ جو سارا اسرائیل پلان کر رہا ہے اس کو کیسے روکیں گے, اور اپنی اپروچ کو کیا اسی اپروچ کو ابھی بھی جاری رکھیں گے؟
बहरहाल चाइना इश्यूज वार्निंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स अमिड एक्सपेंडिंग ग्लोबल रोल, यानी ये देखें ना, दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अब चाइना जो है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर और खुलकर आया है। उन्होंने जनाब बहुत सारी वार्निंग जारी की है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने वार्निंग जारी की है। सबसे पहले ताइवान पर उन्होंने वार्निंग जारी की है कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये बाज रहे। सोमालिया के ऊपर उन्होंने वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि कोई गैर मुल्की इंटरफेरेंस हम वहां पर कबूल नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक बात की थी कि चाइना आइडियली, अगर हम आइडियली बात करें, गजा में उसकी वो मुदाखलत नहीं हुई है रुकवाने के लिए, यानी चाइना इसका जिम्मेदार नहीं है जो कुछ वहां पर हो रहा है। चाइना जो है वो नहीं चाहता कि ये हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका स्टेटस एक सुपर पावर वाला है तो फिर आपके पास आप ह्यूमैनिटी का भी तो एक जिम्मेदारी आप पे आती है ना। तो आइडियली आपको जाकर वहां पर इंटरवीन करना चाहिए था और आप रुकवाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि चूंकि रीजनल कंट्रीज डिवाइडेड थे, भाई इधर से वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना वहां पर क्या रीजनल कंट्रीज के खिलाफ जाकर इजराइल को रोकता, या तो रीजनल कंट्रीज यूनाइटेड होते ना कि हम यहां पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं और वो चाइना की जाकर सपोर्ट तलब करते। तो बहरहाल लेकिन ये एक डिबेटेबल चीज है। तो लेकिन अब चाइना जो है ना ग्लोबल रोल असर्ट कर रहा है। सोमालिया में उसने कहा खबरदार, हम कोई गैर मुल्की इंटरफेरेंस यहां पर कबूल नहीं करेंगे। यह है कि वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर अब 4 कदम आगे बढ़कर आया है और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर उसने अपने आप को मीडिएटर के तौर पर प्रेजेंट किया है। साउथ ईस्ट एशिया पूरा रीजन, लैटिन अमेरिका की वेनेजुएला की बात की है और पनामा के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं उस पर उसने वार्निंग्स जारी की हैं। इशूड सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, एक इशू के ऊपर नहीं, ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर उसने सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, और ये बड़ा अनयूजुअल है कि इस तरह से वाकया हुआ है। तो बड़ी तेजी, यानी चाइना देखें उसने तैयारी तो कर ली है, लेकिन चाइना ये चाहता है कि उसको जितना ज्यादा टाइम मिले एक ग्लोबल रोल संभालने के लिए, वो उतना उसके लिए बेहतर है। लेकिन जो अभी ताइवान में प्रोवोकेशन हुई है, शायद इससे चाइना सोच रहा है कि नहीं, शायद अब वक्त आ गया है कि हम उतर जाएं। ताइवान, सोमालिया और रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पनामा, साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, वो लड़ाई, बाकी जो वाकयात वहां पर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये असला जो ताइवान को दिया गया ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है रीयूनिफिकेशन से, और बड़ा सख्त काउंटर अटैक जो वो आएगा चाइना से अगर किसी ने कोई इंटरवेंशन जो करने की कोशिश की। और चाइना रिजेक्ट सोमालिया सेपरेशन। देखिए बात यह है कि इजराइल अल्टीमेटली कामयाब होगा या नहीं होगा। अब देखें चाइना ने पोजीशन ले ली है कि सोमालिया की सेपरेशन हमें कबूल नहीं है, ठीक है, सोमालिया की सेपरेशन हमें कबूल नहीं है, चाइना ने पोजीशन ले ली है। तो रीजनल कंट्रीज भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस से रीजनल कंट्रीज की अप्रोच में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, या वो सिर्फ एक सोमालिया के मामले को तय करके फिर उसी अप्रोच में कि ठीक है इजराइल को रोकेंगे नहीं, वो मतलब अप्रोच में अब जो तब्दीली है वो उनको करना होगी। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर्स हैं कि वो आ रही है तब्दीली, जो सऊदी अरेबिया के नाम से राब्ते हुए हैं। तो 2 साल की खामोशी जो है वो एक बहुत बड़ा एक गलत फैसला था। साथ सीरिया के अंदर सूरत हाल बड़ी खराब है, बड़ा मतलब एक जो है ना ऑलरेडी फ्रेजाइल सूरत हाल है जिसको मजीद इग्नाइट करने की कोशिश जब इजराइल कर रहा है। अब वहां पर मैस प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऊपर से क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, जख्मी हुए। अब अलवाइत लीडर को शाम की फोर्सेस ने जब गिरफ्तार कर लिया, रिलीजियस लीडर को, तो ये वहां पर सूरत हाल खराब है। अच्छा, टर्की जो है वो एग्रीमेंट करने जा रहा है मेडिटेरेनियन सी में गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। देखिए मेडिटेरेनियन सी में ग्रेट गेम शुरू हो गई है ना, वो अलायंस बना रहे हैं। तो टर्की अलायंस बना रहा है सीरिया और लेबनान के साथ। अच्छा, टर्की ने सीरिया के साथ वायदा किया है कि वो भी वहां पर गैस एक्सप्लोरेशन करेंगे, और आज ही लेबनान और मिस्र का मुआहदा हो गया है गैस एक्सप्लोरेशन का मेडिटेरेनियन सी में, लेबनान वाटर्स के अंदर। मिस्र हेल्प करेगा गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, और मिस्र अपनी सारी जो सलाहियतें हैं वो इस्तेमाल करेगा गैस एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पर, और उसके बाद बेरूत जब सप्लाई करेगा मिस्र को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिस्र भी ये बात समझ रहा है कि ये जो गैस वो इजराइल से ले रहे हैं, एक तो वो डिपेंडेंट हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, दूसरा ये है कि पब्लिक भी तो देख रही है कि वहां फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है और हम गैस ले रहे हैं इजराइल से। तो ये मुल्क ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से अरब स्ट्रीट को संभाल के बैठे हुए हैं। खासकर ये जो वाकया सोमाली लैंड वाला हुआ है और यमन वाला हुआ है, तो उसके बाद तो आज एक मुआहदा हो गया है लेबनान और इजिप्ट का, और उधर सीरिया और टर्की का, और मेडिटेरेनियन सी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में गैस एक्सप्लोरेशन। उधर देखिए कि बैन गवर जो है वो वायलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है,
गन्स दे रहा है वो सेटलर्स को, ठीक है ना, सेटलर्स को वो गन्स दिए जा रहा है, जो जाकर बहुत वायलेंस कर रहे हैं। और क्रियात शमूना जो लेबनान बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर भी गन्स जो है वो दी जा रही हैं। नेतन्याहू की मुलाकात इलोन मस्क के साथ हुई है, फोटो नहीं जारी की। इलोन मस्क ने पिछली दफा फोटो लगाई थी, अब की बार नहीं लगाई, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने उसको इनवाइट किया है इजराइल में, तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर वो उसने कहा मैं शिरकत करूंगा, और हमने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजीज इजराइल में प्रोड्यूस होंगी, इस पर हमने बात की है, और हमने साइबर सिक्योरिटी में बड़ी कामयाबी हासिल की। अब हम इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। अच्छा जी, उधर जो है प्यूटन के घर के ऊपर अटैक हुआ है। लेवरोव की स्टेटमेंट आई है कि प्यूटन के घर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, 91 ड्रोन्स भेजे गए, तमाम के तमाम जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हम करने जा रहे हैं, बड़ा सख्त जवाब आएगा प्यूटन के घर पर अटैक करने का। और साथ उन्होंने कहा कि अब हम निगोशिएशंस में भी अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, अब हम जरा और अंदाज से, और उन्होंने कहा कि रशिया निगोशिएशन पोजीशन विल बी रिवाइज्ड। इस हमले के बाद हम जो पहले डिमांड कर रहे थे, अब उससे भी हटकर कुछ और डिमांड्स हम करने जा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर कीव के अंदर हमला होने जा रहा है। ये एक मस्खरा है, एक कॉमेडियन, ठीक है ना, इसने खूबसूरत तरीन मुल्क को नेटो और रशिया की जंग के अंदर आकर तबाह करवाया अपने मुल्क को। कितने लोग मारे गए हैं और तबाह बर्बाद हो गया, अब इसको कौन रिकंस्ट्रक्शन करेगा? और जितने लोग मारे गए हैं, एक लाहासिल जंग जब इसने छेड़ी, तो अब प्यूटन, मतलब प्यूटन के घर पर अटैक करने का क्या मकसद है? प्यूटन को असैसिनेट करने के बाद रशिया जंग हार जाएगा? भाई यहां पर तो नेटो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, यूरोपियंस कह रहे हैं, बर्तानिया का आर्मी चीफ कह रहा है कि हम जंग जीत ही नहीं सकते हैं, यूक्रेन कभी जीत नहीं सकता रशिया से। तो इसको ये बात समझ नहीं आती कि कितना यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितने लोग जब मारे जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में जो ट्रंप है वो एक स्टांस तो उसने लिया हुआ है यूक्रेन के हवाले से, और उसकी भी वजह यह है कि अमेरिका को यह पता है कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, इधर पैसा और एनर्जी जाया करने का फायदा नहीं है, वजह उसकी भी ये है। हालांकि ये जंग असल में तो अमेरिका की है, अभी भी डेमोक्रेट्स आ गए और जंग ये जारी रही तो वो मजीद फंडिंग शुरू करेंगे। इस वक्त ये नया मैप जो है वो जारी हुआ है, ताइवान को जिस तरह से उन्होंने घेरा हुआ है, और ये 3 तरह के उन्होंने इसमें चीजें बताई हैं। ये जो रेड है, ये 2022 में जब नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान, तो उसके जवाब में ये रेड वाला जो है उस वक्त घेरा गया था। फिर उसके बाद व्हाइट जो सर्कल है, और इस वक्त ये जो ग्रीनिश आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं सबसे ऊपर, ये ताजा तरीन इस वक्त ब्लॉकेड है। तो उन्होंने बताया कि पिछली एक्सरसाइजेज में और इन एक्सरसाइजेज के अंदर और पोजीशन के हवाले से क्या फर्क है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नाज़रीन ये कहा है कि अगर चाइना का अटैक होता है ताइवान के मामले में, तो ये सिर्फ चाइना और ताइवान की जंग नहीं रहेगी, बल्कि इसमें जापान भी होगा, इसमें फिलिपाइन भी होगा, ये सारे मुल्क इसमें ड्रैग हो जाएंगे, क्योंकि ये वही वाटरवेज हैं जिससे जापान को सप्लाई जा रही है, बाकियों को जा रही है, तो जाहिर है वो फिर सारे ड्रैग हो जाएंगे, और ये जापान के लिए एक सर्वाइवल पोजीशन पैदा कर देगा। क्योंकि अगर चाइना ताइवान ले गया तो फिर ईस्ट एशिया के अंदर, ये सारा रीजन ईस्ट एशिया कहलाता है ना, तो ईस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, सारा बैलेंस ऑफ पावर ही चेंज हो जाएगा। यहां की सबसे बड़ी ताकत जब वो चाइना बनकर उभरेगा, तो जाहिर है कि जापान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। चाइना का ताइवान पर हमला एक आलमी जंग शुरू कर देगा, जापान भी इसमें आ जाएगा, फिलिपाइन भी इसमें आ जाएगा, अमेरिका आएगा ये नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका वही करेगा जो उसने यूक्रेन में किया है, वो बाकियों को आगे करेगा और पीछे से सिर्फ असला सप्लाई देगा। उसको पता है कि चाइना और रशिया से लड़ने का क्या मतलब है। रशिया और सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका ने कितनी ही प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं, कितनी ही प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं, सामने आकर कभी नहीं लड़ा, क्योंकि उसको पता है कि रशिया और चाइना के साथ जंग का क्या मतलब है। अभी वो ईरान के साथ नेतन्याहू की तो पूरी कोशिश थी कि अमेरिका एक फुल स्केल इन्वेजन कर दे, लेकिन अमेरिका ने नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि ईरान की जंग बड़ी कॉस्टली होगी। रिजीम चेंज तो हम कर देंगे, एक तेहरान में गवर्नमेंट तो कायम कर देंगे, उसके बाद क्या, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होगी। और पहले ये जो मिसाइल चलेंगे, और देखें ईरान के मिसाइल ने ये भी तो बताया है ना कि अगर इनका रुख बेसिस की तरफ हो गया तो कौन रोकेगा। नहीं, फुल स्केल इन्वेजन अमेरिका ने नहीं की ईरान की, तो वो चाइना रशिया से उसको पता है कि लड़ने का मतलब क्या है, तो वो फिलिपाइन को आगे करेगा, साउथ कोरिया को आगे करेगा, जापान को आगे करेगा। उधर मैक्रोन ने कहा है कि कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग होने जा रही है, मतलब यूरोप शदीद एक कंफ्यूजन में नजर आ रहा है। बहरहाल लेकिन यूरोप है, वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की, और बहुत बड़ा बजट जब वो लेकर आ गए हैं, लेकिन एक पॉलिसी शिफ्ट भी उनको, एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी बहरहाल उनको लाना पड़ेगा। तो आज जो आखिरी खबर जर्मनी से शामिल करते हैं। जर्मनी ने
कंस्क्रिप्शन जो ड्राइव है ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल शुरू कर दी है। यानी कंस्क्रिप्शन लॉ इसको कहते हैं, जैसे इजराइल में है कि हर एक को फौज में भर्ती होना है। तो ये यानी जर्मनी एक तारीख है, 2 आलमी जंगें हैं, फिर 80 साल का ये अरसा है, उसके बाद जर्मनी ये अनाउंस कर रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और बहुत बड़ी उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है कि हर शहरी आएगा। 80,000 उनकी फौज है, इसको वो 5 लाख करने जा रहे हैं। मतलब इतने दहाइयों से उनके पास 80,000 है, अब उसको 5 लाख करने जा रहे हैं। और मसला ये है कि अब पब्लिक तो तैयार नहीं है, तो अब एक पूरी ये भी कोशिश की जाएगी कि पब्लिक को कन्विंस किया जाए कि इस वक्त बहुत जरूरत है फौज में भर्ती होने की, टू डिफेंड द कंट्री। ये पूरी वो जो कैंपेन होती है वो भी चलाई जाएगी। हर 18 साल जो जिसकी उम्र 18 साल होगी, यानी हर नौजवान जो 18 साल का होगा, सबसे पहले उसको जाकर अपना आर्म्ड सर्विसेज में उसको जाना होगा और असेसमेंट होगी कि क्या वो फौज में भर्ती होने के काबिल है या नहीं, फिजिक के हवाले से ये वो सारी उसकी असेसमेंट होगी। और फिर मैंडेटरी हेल्थ टेस्ट के अंदर वो जाएगा। और ये देखिए मैंडेटरी उसका, यानी हर वो शख्स, हर जर्मन जो 18 साल का होगा, उसका लाजमी हेल्थ टेस्ट किया जाएगा और उसमें ये एग्जामिन किया जाएगा कि क्या फुल स्केल वॉर अगर छिड़ जाती है तो वो कॉल करने पर उसको बुलाया जा सकता है या नहीं, उसका डाटा जो है वो रख लिया जाएगा। जो वॉलंटियर्स हैं उनको उनकी वेजेस बढ़ाकर, उनके बहुत सारे और बोनस देकर, यानी उनकी ट्रैवल के हवाले से, दीगर हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से, लैंग्वेज कोर्सेज के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, मैं इस तरह के डिफरेंट उनको बोनसेस देकर उनको इनकरेज किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा कि फौज में रेगुलर सर्विसेज वो दें। तो 2 तरह की फौज है ना अब इजराइल में, यानी हर जो शहरी है वो ट्रेनिंग हासिल करता है, लेकिन वो फौज में तो नहीं होता, वो तो बुलाया जाता है ना। तो यहां पर भी मतलब ट्रेनिंग वो लेगा, उसके बाद अगर वक्त पर जरूरत पड़ती है, लार्ज स्केल जंग छिड़ जाती है, तो फिर उसको जब बुलाया जाएगा। तो अट्रैक्शन ये दी जाएगी कि रेगुलर फौज में वो जब भर्ती हो। बहरहाल ये एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए यूरोप जो है ना, मतलब बरतानिया की फौज कितनी है, 72,000 है गालबन, फ्रांस की भी इतनी फौज है, जर्मनी की 80,000 है। तो यानी ये कोई बड़ी मिलिट्री पावर्स नहीं है उस तरह से, इन्होंने अपनी मिलिट्रीज खत्म की हैं, कम की हैं, सोशल प्रोग्राम में पैसा लगाया। तो अब ये दोबारा जो है वो बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। तो ये सब यूक्रेन जंग का नतीजा है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे मुल्क जो है वो सोशल प्रोग्राम से पैसा निकालकर दोबारा मिलिट्री की तरफ जा रहे हैं। और देखें एक पूरी दुनिया से मुतासर होगी ना, आपके यहां ममालिक से कितने लोग वहां पर जाते हैं, उनका इकोनॉमी इस तरह से रन करती है ना कि पैसा उन्होंने इधर लगाया हुआ है, अब यहां से निकालकर वो डिफेंस में लगाएंगे। और फिर इमिग्रेशन के खिलाफ जो वेव है वो यूक्रेन जंग की वजह से और ज्यादा वहां पर रिजेंटमेंट बढ़ी है। तो पूरी दुनिया इस सारे फिनोमेने से जो यूक्रेन जंग के बाद वहां पर पैदा हो रहा है उससे मुतासर होगी। और जो कुछ मिडिल ईस्ट में अनफोल्ड हो रहा है, इससे मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका, ये सारे जो मुतासर हो रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।